हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 10th ऑफ मार्च का हम न्यूज एनालिसिस करेंगे तीन न्यूज़पेपर्स का। पहला है इंडियन एक्सप्रेस, दूसरा है इकोनॉमिक टाइम्स और तीसरा है टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है। वैसे आज सुबह का जो एडिटोरियल मैंने किया है वो भी मैंने इंडियन एक्सप्रेस का ही किया है। ये एक नया एड ऑन मैंने किया है टू चेक वेदर वी कैन कवर ऑल द एडिटोरियल्स एंड न्यूज एनालिसिस ऑफ आईई और नॉट। कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे पहले भी कहा था कि इंडियन एक्सप्रेस का ऐड करने के लिए, तो मैंने एक नया एड ऑन किया है फॉर सम टाइम। अगर आपको लगता है कि दिस इज हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी और कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अगर आपको लगता है कि इंडियन एक्सप्रेस इज हेल्पफुल टू यू ऑल, तो हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज हम द हिंदू पे वापस भी जा सकते हैं, बिकॉज मेरी हमेशा से फर्स्ट चॉइस द हिंदू ही रही है। ठीक है, तो आप मुझे अपडेट देना, उस हिसाब से हम काम करेंगे। ऑलराइट, सो ये फर्स्ट पेज है, फ्रंट पेज है इंडियन एक्सप्रेस का आज का। इसमें दो न्यूज आर्टिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी में। पहला है इंडिया एट अ टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर, ओपन इंडो पैसिफिक इज आवर नीड, ऑस्ट्रेलिया पीएम। ठीक है, इसके ऊपर एडिटोरियल भी मैंने डिस्कस किया है आज का, देखना मत भूलिएगा। और दूसरा है रामचंद्र पौडेल इलेक्टेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। आपको याद होगा कुछ दिन पहले प्रचंड दहल जो लास्ट पीएम थे नेपाल के, उनकी जगह इनको पीएम इलेक्ट किया गया है। वैसे भी नेपाल की पॉलिटिक्स में इस तरह का क्राइसिस हमेशा रहता है, जहां पे कभी संविधान को लेके, कभी वहां के हेड को लेकर के इस तरह के जो है डामाडोल स्थिति बनी रहती है। वेल, तो ये तो एक हो गया नाम, लेकिन इसकी अगर आप इसके ऊपर पूरा का पूरा स्टडी चाहते हैं कि क्या 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 वहां चल रहा है पॉलिटिकल स्टेट्स को लेकर, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, लेकिन एक क्राइसिस के तौर पे वहां पे क्या चल रहा है उसको पढ़ना जरूरी है। तो उसके ऊपर आर्टिकल्स आएंगे, उसको हम देखेंगे। ऑलराइट, सो इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशनशिप को लेकर के, जहां देशों की राजनीति को लेकर सवाल पूछे आते हैं मेंस में, तो नेपाल और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए ही आप नोट्स बना करके चलो। जहां पे भी आप नोट्स प्रिपेयर करते हो आप इनको ऐड ऑन कर सकते हो। और बहुत और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप आज का एडिटोरियल देखो, तो आपको ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से अच्छा खासा कवरेज में मिल जाएगा आज। तो ठीक है, सो अल्बनीज विजिट आईएनएस विक्रांत, बायलैटरल टॉक्स विद मोदी टुडे। ठीक है, तो अभी डिस्कशन इनके होने वाले हैं, मीटिंग्स अभी हुई नहीं है, मीटिंग होगी अब, तो उसके बाद फिर फैक्ट्स आएंगे, अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट आएंगे, क्या क्या हुआ, क्या डिसाइड हुआ। फिलहाल इन द फर्स्ट बायलैटरल विजिट बाय ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर Anthony Albanese to India since he entered office in May last year, New Delhi and Canberra are looking to expand cooperation in defense, clean energy, education and economic spheres। इसी के ऊपर एक आर्टिकल भी है कि हमारे इकोनॉमिक टाइज कौन कौन से हैं, डिफेंस में क्या कर रहे हैं, एनर्जी पे क्या कर रहे हैं और एजुकेशन पे क्या। अगर आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटी है उनमें से दो जो फेमस यूनिवर्सिटी है, उनमें से दो यहाँ पर आपका गिफ्ट सिटी जो गुजरात में है, वहां पे दो कैंपसेस खोलने की बात अभी लास्ट वीक ही हुई थी, जब उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आए थे। तो उस केस में एक एजुकेशन के लिए बड़ा स्कोप हमारे लिए है। उसके अलावा क्वाड में ऑस्ट्रेलिया हमारा एक साथ का देश है। क्वाड में और जो देश है यूएस और जापान भी आते हैं, उसके साथ ही साथ रशिया नहीं आता है इसमें ना। उसके बाद इंडिया को मलाबार एक्सरसाइज में भी हमें यहाँ पर सपोर्ट मिला है, मिलिट्री ऑपरेशंस में विद इंडिया, जापान एंड द यूएस इन द मलाबार एक्सरसाइज ऑफ द कोस्ट ऑफ पर्थ इन अगस्त में हम वहां पे करेंगे एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे पर्थ में। तो उसके लिए भी हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, यहाँ से एड ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ जापान प्राइम मिनिस्टर फूमिको किशिदा विल विजिट न्यू दिल्ली बिटवीन मार्च 19 से 21 के बीच में जापान के प्राइम मिनिस्टर आएंगे, टुगेदर with the visits by US Secretary of State Anthony Blinken and Prime Minister Albanese on the Quad groupings, cooperation in range of spheres also a message to China। तो जब क्वाड के देश मिलेंगे तो एक मैसेज जाएगा चाइना के लिए, इस बात को उजागर करते हैं। वैसे भी एडिटोरियल में इस बात को मेंशन किया गया है। इंडो पैसिफिक रीजन में अगर आप ध्यान दें तो ये देश अपने आप में एग्जिस्टेंस रखते हैं काफी, और ये क्वाड बनाने का तरीका ही है का मेजर जो एम है वो यही है कि इंडो पैसिफिक में शांति बनी रहे और लोग और देशों के बीच में ट्रेड पैक्ट ज्यादा इन्हांस हो। लेकिन चाइना को लेकर के एक डामाडोल की स्थिति हमेशा रहती है, क्योंकि चाइना पे डोमिनेंस इस इलाके में बना के रखना चाहता है। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में कॉमन चीज क्या है कि वहां हम जो देश हैं, दोनों डेमोक्रेसीज की बात हो रही है, वो हम सब लोग रूल्स एंड ऑर्डर्स से चलने वाले देश हैं। हमें रूल्स और ऑर्डर्स में चलना पसंद है, पर चाइना को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इस वजह से इस बात को हाईलाइट किया है उन्होंने आज के एडिटोरियल में। इंडियन एक्सप्रेस का ही आर्टिकल है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। उसके अलावा जो फैक्ट होंगे और इंटरेस्टिंग फैक्ट होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जो उनकी शुरुआत हुई काफी बढ़िया हुई, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्रिकेट के संबंध भी काफी बढ़िया है। तो नरेंद्र मोदी ने साहब ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एंथनी एल्बनीज को कहाँ लेके, सबसे पहले अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम लेके गए, जहां पर उन्होंने उनका स्वागत किया। वहां पे पूरा ग्राउंड उन्होंने घूमा और काफी पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड भी किया। पिक्चर भी काफी अच्छी आई है न्यूज में आज। उसके अलावा
As the Prime Minister Narendra Modi and Anthony Albanese finished their open buggy lap on ground, scores of ground staff sprinted towards in turf. Within minutes, the temporary stage set for the leaders and the floor laid for the folk artists disappeared. The commentators and their cameras returned to the outfield and the captains of the central square पोजिशन देमसेल्फ फॉर द टॉस। ठीक है, तो ये जो आज का जो क्रिकेट ग्राउंड में शुरुआत की, उसके बाद मैच के लिए टॉस हुआ, उसके लिए एक अच्छा शुरुआत और काफी पॉजिटिविटी से भी मैच शुरुआत हुई। साथ ही साथ हमारे देशों के बीच में जो बायलैटरल पैक्ट्स हैं उनके लिए भी एक अच्छा पॉजिटिविटी रही। क्रिकेट हैड रिक्लेम्ड इट्स टेरिटरी एंड स्पॉटलाइट वाज बैक ऑन द फोर्थ टेस्ट ऑफ द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। द मॉर्निंग इन अ वे वाज अ गेम ऑफ टू हाफ्स। हाई प्रोफाइल क्रिकेट डिप्लोमेसी वाज फॉलोड बाय इंटेंस बैटल ऑफ एट्रिशन बिटवीन इंडिया एंड स्पिन। वैसे अभी मीटिंग होनी बाकी है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इसको देखेंगे फैक्ट्स क्या आते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ है द इंप्लीकेशंस ऑफ ब्रिंगिंग क्रिप्टो अंडर पीएमएलए। इस पे मैं आप लोग की ओपिनियन जानना चाहती हूँ कि क्या क्रिप्टो करेंसी को पीएमएलए के गैम्बिट में लाना सही है। पीएमएलए का हम फुल फॉर्म जानते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, राइट। और पीएमएलए का जो लोग स्कोप नहीं जानते हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको इसके बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, सो द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री टू मूव टू ब्रिंग इन वर्चुअल डिजिटल एसेट अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग लॉ is aimed at widening the taxation and regulatory net and giving teeth to agencies along with bringing it in line with फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नॉर्म्स। ठीक है, तो पीएमएलए के मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर क्रिप्टो को लाने का क्या फायदा होगा, इस पे अगर आपकी कोई ओपिनियन है, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस डिस्कशन ये कहा जा रहा है कि पीएमएलए के ऊपर कोई अभी तक क्रिप्टो के ऊपर कोई अभी तक अथॉरिटी नहीं बनी है। और पीएमएलए क्या है, एक एक्ट है, अगर आपको याद हो, एक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। तो आपने पीएमएलए के गैम्बिट में तो ला दिया, लेकिन इसकी अभी तक कोई अथॉरिटी नहीं बनाई गई है कि इसको गवर्न कौन करेगा, राइट। लेकिन पीएमएलए के अंदर आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नॉर्म्स को लगा दोगे और साथ ही साथ ईडी का एक्सपोजर भी बढ़ जाएगा कि कोई, तो अगर आप देखो तो आपने इनडायरेक्टली क्रिप्टो को एक इलीगल एसेट बना दिया, इलीगल वर्चुअल एसेट बना दिया कि इसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन होगा या कोई घोटाला होता है या कोई फ्रॉड होता है तो पीएमएलए उसको गवर्न करेगा, लेकिन फिर भी अथॉरिटी कोई नहीं बनाई गई है। इस पूरे आर्टिकल में ये लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम डिस्कशन कर सकते हैं कि पीएमएलए के गैम्बिट में लाना कितना सही होगा, राइट। सो उसके साथ ही वो कहते हैं व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ क्रिप्टो इन इंडिया। इन द यूनियन बजट लास्ट ईयर इवन द गवर्नमेंट इन द टैक्स और क्रिप्टो करेंसीज इट डिड नॉट प्रोसीड विद फ्रेमिंग रेगुलेशंस। अर्लियर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड पोज्ड बैन ऑन इट। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए क्या है कि आरबीआई ने बैन लगाने की बात बोली थी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इस बात को कहा था कि उसके लिए नियम कायदे कानून बनाए जाने चाहिए, G20 में इसको उठा सकते हैं हम। लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि अथॉरिटी कोई नहीं है, तो उस केस में सीधे पीएमएलए के अंडर में लाना एक ठीक है, एक वॉचडॉग हो जाएगा, एक्सपोजर बढ़ जाएगा, लीगैलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी स्पेसिफिकली कोई अथॉरिटी होना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, कंप्लेंट्स अगर आती हैं, उनका निवारण कौन करेगा, राइट। सो इसके बाद ही मूव किया है, द मेजर इज एक्सपेक्टेड इन एड इन्वेस्टिगेट एजेंसी इन कैरिंग आउट एक्शन अगेंस्ट क्रिप्टो फर्म्स एंड ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन रूल्स। मतलब अभी तक कोई नियम कायदे कानून नहीं थे, क्रिप्टो में टैक्सेस तो लग रहे थे, उनको एक फाइनेंशियल एसेट के रूप में इनडायरेक्टली देखा गया था, लेकिन आरबीआई की बढ़ती हुई कंसर्न्स की वजह से जो जुलाई लास्ट ईयर उठाई गई थी, ये कहा गया कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन वुड बी नीडेड फॉर एनी इफेक्टिव रेगुलेशन। मतलब हमें एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन चाहिए कोई नियम कायदे कानून बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास इसको गवर्न करने के लिए, इसके ऊपर रखने के लिए कोई भी संस्थान फिलहाल के लिए नहीं है। तो देखने वाली बात होगी कि आगे इसके ऊपर और क्या क्या स्टेप्स आते हैं। लेकिन आपके प्री के लिए और साथ ही साथ मेंस के लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट बनता है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया स्लैम्स पाक ओआईसी फॉर रेजिंग कश्मीर इशू एट यूएनएचआरसी। तो इंडिया ने फिर से झाड़ लगाई है पाकिस्तान को यूएनएचआरसी में ओआईसी का इशू उठाने के लिए कश्मीर के हवाले से, क्योंकि उनकी इस तरह की प्रयास रहता है कि इंटरनेशनल लेवल पे यूएन में जाकर खास तौर पे कोई ना कोई इशू को क्रिएट करते रहे, दिखाने के लिए कि दे आर इनोसेंट, पर ऐसा है नहीं। इंडिया ने पहले भी इस तरीके की चीजों के लिए उनको झाड़ लगाई, जहां पे अभी हाल ही में इंडस ट्रीटी की बात हम लोग करते हैं, तो इंडस ट्रीटी को लेकर के भी वो चले गए थे यूएन में कि उनकी इंडिया की पॉलिसी सही
नहीं है, और वैसे भी इंडिया ने कहा था, फाइनल को लेटर लिख दिया था हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कि आप फाइनल क्लियर कर लो कि एक्चुअली क्या करना है, तो फिर भी वो यूएन चलेगा। फिलहाल वो ओआईसी को लेकर के भी यूएन चलेगा, इसके लिए इंडिया ने को झाड़ लगाई है कि आपकी जो पॉलिसीज रही हैं उसमें हमेशा वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स रहा है, साथ ही साथ आपके साथ साथ इंडिया को भी उन चीजों का इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से उनको सुनाया गया यूएनएचआरसी में, जिस विच इज अगेन अ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन फॉर अस। यूएनएचआरसी के बारे में हमको प्री के पर्पज से पता होना चाहिए, प्री में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया plans to host meeting of security advisors from SCO। SCO को तो हम जानते हैं शंघाई कोऑपरेशन, तो इसकी मीटिंग होनी है मई 2023 से साल होनी है मई में। तो उस केस में अब फिलहाल जो हमारे एनएसए हेड है अजीत डोभाल साहब, उन्होंने एक मीटिंग कंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उनका जो होस्ट करेंगे सिक्योरिटी एडवाइजर्स की फ्रॉम एससीओ, ठीक है, जिसमें यूरेशियन कनेक्टिविटी मेजर्स अगेंस्ट टेररिज्म एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान के मुद्दे को उठाया जा सकता है। एजेंडा यही रहेगा कि यूरेशिया में जो एक्सपोजर है इंडिया को लेकर के, आपको जानना चाहिए कि एससीओ में कौन कौन से देश आते हैं, कहाँ का कवरेज है, पूछा गया है पहले भी, प्री के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार इसकी मीटिंग होने वाली है और उसके पहले आपका पेपर भी हो चुका होगा या हो रहा होगा, आसपास की डेट आएगी। तो उस केस में हमको पता होना चाहिए कि एससीओ क्या है, इंडिया इसका पार्ट है या नहीं है, हमारी जो बेसिक चीजें, बहुत पॉलिसी नहीं लेकिन बेसिक चीजें हमको पता होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए अजीत डोभाल इज प्लानिंग टू होस्ट अ मीटिंग ऑफ हिज काउंटर पार्ट्स फ्रॉम Shanghai Cooperation Organization including Russia, Iran and Central Asia in Delhi at March end, ठीक है। NSA of the Eurasian grouping will focus on regional connectivity, counter-terrorism measures, cross-border terrorism and extremism, beside drug menace and Afghan situation। अफगान सिचुएशन की बात बार बार यहाँ की जा रही है क्योंकि अफगानिस्तान में जो इस वक्त तालिबान का एक्सपोजर है, तालिबान गवर्नमेंट है, वो अपना एक नए तरीके का वतन स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें तालिबान का एक्सपोजर ज्यादा होगा, डेमोक्रेसी की बात काफी कम होगी, अधिकारों की बात काफी कम होगी। तो अगर अफगानिस्तान में जब से यूएस ने एग्जिट किया है वहां से, वहां की सिचुएशन दिन ब दिन खराब हो रही है, और अगर वहां सिचुएशन खराब होती है तो अगर आपको याद होगा कि अफगान के साथ लगा हुआ देश है पाकिस्तान, और आसपास के देशों में मैनेज क्रिएट हो सकता है, इसलिए अफगान की सिचुएशन को लेकर डिस्कशन होना लाजमी सी बात है। और यूरेशिया को कवर करता हुआ इलाका है, वहां पे इंडिया को लेके भी अपने खुद के निहित काफी सारे हैं, चाहे वो गैस पाइपलाइन की बात हो, चाहे साथ ही साथ पोर्ट डेवलपमेंट की बात हो, एक्सपेंशन ट्रेड की बात तो हर देश करना चाहता है, तो उसके लिए कुछ डिस्कशन हो सकता है, एक रोड मैप तैयार हो सकता है। उसके साथ ही साथ एससीओ के लिए हम अगर पढ़ें तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज द यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये विकिपीडिया से मुझे मिला है, आप भी ले सकते हो, जिसमें जिन देशों के नाम आ रहे हैं उनको हमको पता होना चाहिए, राइट। यूरेशिया में कौन कौन से देश आते हैं, कौन से देश नहीं आते, इंडिया ने कब ज्वाइन किया। तो फिलहाल के लिए मई 23 में इंडिया का समिट होना है, ये डिस्कशन जो मीटिंग होनी है एससीओ की, इसी में बात करी जा रही थी कि शायद पाकिस्तान ना आए, लेकिन देखते हैं कि क्या हो, क्योंकि साथ में प्रेजेंस एससीओ की बात करते हैं, आसियान की बात करते हैं, आसियान +3+5 की बात होती है, तो इंडिया पाकिस्तान का रोल आता ही आता है। और अगर इन देशों में कनेक्टिविटी सही नहीं होगी तो उस केस का उसका जो नुकसान भुगतना हम लोग को पड़ेगा। इस केस ये सब डिस्कशन पहले भी हो चुका है, तो देखने वाली बात है कि एक्चुअली पाकिस्तान का क्या रोल रहता है। एससीओ इज सक्सेसर ऑफ शंघाई 5। ये इंपॉर्टेंट है कि एससीओ के पहले शंघाई 5 हुआ करता था, 96 में इसको फॉर्म किया गया बिटवीन द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजिकिस्तान, ये लोग थे। और 15 जून 2001 में द लीडर्स ऑफ दीज नेशंस ऑफ उज्बेकिस्तान मेट इन शंघाई टू अनाउंस अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन विद डीपर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन। द एससीओ चार्टर वाज साइंड इन 7 जुलाई 2002। तो पहले इंडिया में नहीं था, 96 में बना। उसके साथ ही साथ अपने पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए इसको एक्सपैंड किया गया। फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी दिया गया और साथ ही साथ उसका कहना चाहिए उसको एक्सपैंड कर दिया गया, और इंडिया और पाकिस्तान ने इसको 2017 में ज्वाइन किया। तो उनको पता होना चाहिए कि एक्चुअली इसके बेसिक्स क्या है, प्री में पूछा जाता है, पहले भी पूछा गया है। Next is the third month in a row US projects El Nino this year. So US की एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, NOAA। उन्होंने पैसिफिक ओशन में अल नीनो की घटना को होने के लिए प्रोजेक्ट किया है, और ये पिक्चर हमको दिखाता है कि वो कौन कौन से मंथ्स रहे हैं जहां पे अल नीनो और ला नीना की घटनाएं हो रही हैं। जो रेड वाला बार है आप देखेंगे कि वो अल नीनो है, जिसमें आप देखिए अगस्त, नवंबर एंड दिसंबर की बात हुई लास्ट ईयर, उनको अल नीनो के सिम्टम्स या प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे
रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इस बात को प्रोजेक्ट किया है एनओएए ने। एनओएए के बारे में भी हमको पता है, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पहले भी, पता होना चाहिए कौन सी संस्था है, क्या करती है, और ये प्रोजेक्ट करती है, रिपोर्ट रिलीज करती है जिसमें एल नीनो ला नीना की घटनाएं पब्लिश होती हैं। सो एल नीनो फॉर्मिंग अराउंड जुलाई अगस्त दिस ईयर, इन्होंने उसमें कहा। ये पैसिफिक ओशन की बात हो रही है, इंडिया की तरफ से नहीं है, ये उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन है, जुलाई अगस्त उनके हिसाब से। दैट द सिग्नल फॉर एल नीनो हैज परसिस्टेड इन वेदर मॉडल्स फॉर 3 months to strengthen the forecast, although experts including IMD officials ने भी इस बात को कंफर्म किया, ठीक है। नाउ have said a clearer picture will emerge only by next month in April, और IMD ने भी कहा और जो नोआ ने भी इस बात को कहा है कि अप्रैल के बाद क्लियर होगा कि क्या सिचुएशन बैठती है अल्नीनो की। ना अल्नीनो क्या है? अल्नीनो इज एन एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ सरफेस ओशन करंट्स इन द ईस्ट एंड सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक दैट करस्पॉन्ड्स विद चेंजेस इन विंड फ्लोज अफेक्टिंग वेदर पैटर्न्स अक्रॉस मेनी रीजन्स ऑफ द ग्लोब, ठीक है। अल्नीनो की जो जस्ट अपोजिट लानीना होता है, उसमें क्या है कि करस्पॉन्डिंग टू अ कूलिंग ऑफ वाटर, मतलब जब सरफेस वाटर गर्म होना चालू होता है पैसिफिक और सेंट्रल इक्वेटोरियल में, पैसिफिक ओशन की बात हो रही है, तो वहां पे जब अल्नीनो की घटना होती है तो पूरे विश्व में भारत को भी जोड़ करके वहां पे ड्रॉट की घटना, न बारिश कम होने की चीजें बनने चालू हो जाती हैं जब अल्नीनो का साल होता है तो। और ला नीना में इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो कहने वाली बातें में आने वाले समय में पता चलेगा कि एक्चुअली क्या होने वाला है अप्रैल को का मंथ क्रॉस होने के बाद। वैसे भी आरबीआई को कहा गया था, हमारे सीईए ने कहा था कि आरबीआई को रेडी हो जाना चाहिए कि अगर अल्नीनो होता है तो उस केस में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन कम होगा, बारिश कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, और अगर प्रोडक्शन कम होगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। Then worst fires in Goa's history burned down rare biodiversity। अब देखने वाली बात है कि गोवा के जंगलों में आग लगी है। स्टडी कहती है कि वैसे गोवा वेस्टर्न घाट का एक पार्ट है। वेस्टर्न घाट के जो जंगल है वो एक्चुअली इतने सूखे नहीं होते कि उनमें आग लग जाए। अभी उतना वेदर भी खराब नहीं है, हाँ हुआ है, उतना वेदर खराब नहीं है। तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये मैनमेड है, क्योंकि जो गोवा के जो फॉरेस्ट है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है। जो ये न्यूज आ रही है उसमें मेंशन किया गया है, और बिकॉज दे आर मॉइस्ट, उनमें नमी रहती है। तो जो नमी वाले जंगल होते हैं उनमें इस तरीके से आग लगना बड़ा मुश्किल सा काम है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक आग लगी है जो अभी तक के डेटा के हिसाब से। देखने वाली बात है कि वहां पे क्या है, क्या मैनमेड है वाकई या फिर नेचुरल है, क्योंकि जब गर्मी का सीजन आता है तो काफी जंगलों में, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में देखा गया लास्ट ईयर, अभी कुछ समय पहले कैलिफोर्निया में भी ऐसा हुआ था, जहां पे एरिड और बहुत सूखे पत्तों वाले जंगल होते हैं, जहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो नहीं कहूंगी, जहाँ पे एरिड हो जाता है, जहाँ पे पतझड़ ज्यादा होता है, सूखे पत्ते ज्यादा होते हैं गर्मी के मौसम में, स्पेसिफिक टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस केस में आग लगना स्वाभाविक होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, तो देखते हैं क्या आगे बनता है। और फिलहाल के लिए न्यूज है कि वर्स्ट फायर्स इन गोवा's हिस्ट्री बर्न डाउन रेयर बायोडाइवर्सिटी। सबसे बड़ा नुकसान कहाँ होगा? बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड ऑफ ट्रैक फॉर 30% कट इन सोडियम इंटेक बाय 2025। डब्ल्यूएचओ ने एक डेटा पब्लिश किया, उसमें कहा गया है कि हमको अपने नमक के कंजम्पशन में 30% तक कट करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और बाकी और जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। उसके पहले भी सोडियम रिच और साथ साथ शुगर रिच चीजों के लिए भी वैसे भी डब्ल्यूएचओ छापता रहता है। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वो जगह जगह की स्टडी के हिसाब से या अपने सर्वेस के हिसाब से डेटा पब्लिश करता है, ताकि लोगों के अंदर इस बात की अवेयरनेस है कि क्या चीज कंज्यूमेबल है क्या नहीं है। तो उसी के हिसाब से उन्होंने सोडियम इज अ की कंपोनेंट ऑफ द कॉमन सॉल्ट वी कंज्यूम डेली, लेकिन अगर हम उसका परसेंटेज ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का होना लाजमी सी बात है, ऐसा उन्होंने कहा। तो आप इसको भी एड ऑन कर सकते हो अपनी, जहां पे हेल्थ वाला इश्यू होता है वहां पे आप एड ऑन कर सकते हो। ये स्टडीज इंपॉर्टेंट होती हैं सवाल को लिखने में, मेंस में स्पेसिफिकली। डब्ल्यूएचओ ने इस बात को मेंशन किया है। ओनली 9 कंट्रीज ब्राजील, चिले, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, मलेशिया, मैक्सिको, Saudi Arabia, Spain and Uruguay has a comprehensive package for recommended policy according to the UN Health Body। मतलब इन देशों में ही से पॉलिसीज हैं इसको लेकर के, और इंडिया का स्कोर 2 है as it has implemented voluntary measures to reduce sodium in the food supply। तो इंडिया का भी नंबर 2 है इसके अंदर जो इन्होंने नंबर्स पब्लिश किए हैं, लेकिन क्योंकि हमने खुद से वॉलंटरली हमें नमक के कंजम्पशन को कम करने की बात बोली है तो उन्होंने कुछ स्कोर कार्ड निकाला है। लेकिन जनरली अगर डब्ल्यूएचओ की बात करें तो 30% अगर हम नमक का कंजम्पशन कम करते हैं तो हमें इन बीमारियों से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है ड्राफ्ट डिजिटल बिल इंडिया बिल टू बी रेडी बाय अर्ली जुलाई।
तो वैसे भी हमारी ये डिस्कशन काफी समय से है कि ड्राफ्ट डिजिटल इंडिया बिल का अवेटेड है और उन्होंने कहा है कि जुलाई तक आ सकता है। किसने कहा है? राजीव चंद्रशेखर ने, एमओएस जो मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड एमओएस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के, उन्होंने इस बात को बोला। उन्होंने इस बात को क्यों कहा? देयर इज अ स्पेस फॉर क्रिमिनलिटीज एंड इलीगैलिटीज एंड न्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ यूजर हार्म्स। देयर इज अ प्रोलिफरेशन ऑफ हेट स्पीच, डिसइंफॉर्मेशन एंड फेक न्यूज। मतलब आप देखिए कि शिकंजा कसता जा रहा है धीमे धीमे डिजिटल न्यूज को लेकर के, डिजिटल एक्सपोजर को लेकर के, साथ ही साथ हेट स्पीच के चलते इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी आबादी है जो इन सब चीजों के चलते नेगेटिविटी फैलाती है। तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का जो एक्सपोजर है, डिजिटल मीडिया हो गया, ई कॉमर्स हो गया, बहुत बड़ा गैम्बिट है, उसको कंट्रोल करने के लिए डिजिटल इंडिया बिल का होना कंपलसरी है। तो उन्होंने कहा कि इस पे काम चल रहा है, जुलाई में आ सकता है। उसके पहले भी अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग्स को लेकर के भी पॉलिसी की बात चल रही है, पायलट मोड पे है। अब देखते हैं कि इसे पॉलिसी कब बनती है, पर अगर जैसे जैसे नियम कायदे कानून बनेंगे तो ज्यादा फायदा होगा उन लोगों को जो वाकई इस तरह की फ्री स्पीच में बिलीव रखते हैं। नाउ सेफ हार्बर अंडर सेक्शन 1979 ऑफ आईटी एक्ट, सर्टेन इंटरमीडिएटरीज एंजॉय सेफ हार्बर एंड दे कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड। उन्होंने कहा कुछ ऐसे एंटिटीज हैं जो 79 के तहत जिनको कोई भी प्रोसिक्यूशन फेस नहीं करना पड़ता है, उनके लिए सेफ हार्बर है। लेकिन जैसे ड्राफ्ट डिजिटल इंडिया बिल आएगा, सॉरी नॉट ड्राफ्ट, डिजिटल इंडिया बिल जब आ जाए, ड्राफ्ट आया है, जब डिजिटल इंडिया बिल आएगा तो इन जो एंटिटीज हैं जो बची रहती हैं वो भी इस गैम्बिट में आ पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है यूएसए, बाइडेन टू अर्ज 25% बिलियनियर टैक्स बिग लेवीज ऑन डिजिटल इन्वेस्टर्स। तो यूएस ने 25% अर्ज किया है टैक्सेशन का अप्लाई करने के लिए उन लोगों के पास जिनके पास वेल्थ ज्यादा है। सो प्लान टू कट बजट डेफिसिट, और इस स्टेप क्यों उठाया गया है कि बजट डेफिसिट को कवर किया जा सके, जो है जिसको कितना करना है, कम $3 ट्रिलियन से कम करना है, इतना डेफिसिट कवर अप करना है 10 सालों में। तो अब क्या होगा कि जिनके पास ज्यादा वेल्थ है उनके पास ज्यादा टैक्सेशन लगाया जाएगा। ये न्यूज क्यों ऐड करी है मैंने? क्योंकि हमेशा क्या होता है कि जब भी यूएस फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इंडिया में न्यूज फैलती है कि भाई यूएस के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, तो क्यों ना यूएस की जो और पॉलिसीज को भी स्टडी हम करें तो हमें पता चले कि एक्चुअली क्या होता है। तो हमारे देश में वेल्थ टैक्स लगता है, ये उसी तरह का एक टैक्स है जहां पर जो जिनके पास ज्यादा वेल्थ है उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। सो प्रेसिडेंट जो बाइडेन is proposing a series of new tax increases on billionaires, rich investors, and corporations in his last proposal for how Congress should prioritize taxes and spending. Of course, जब ये बढ़ेगा, जब हम ज्यादा टैक्स लेंगे उन लोगों के पास तो सरकार का जो डेफिसिट है वो भी कम होगा और साथ ही साथ पॉलिसी मेकिंग के लिए ज्यादा पैसा होगा। पर वीकली जॉबलेस क्लेम इंक्रीज, क्योंकि वहां पे जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, अगर आप ध्यान दें तो बड़ी बड़ी यूएस कंपनीज ने बड़ा ले ऑफ किया है। तो यूएस जॉबलेस क्लेम जो नंबर्स है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं और जिसकी वजह से उनके पास जब टैक्सेशन नहीं होगा तो इन अनएम्प्लॉयड लोगों को भी अलाउंस देना पड़ता है, राइट। जितने ज्यादा जॉबलेस लोग होंगे वो अलाउंस के लिए क्लेम करेंगे, तो जब सरकार के पास पैसा होगा तो क्लेम करके वो सरकार दे सकती है। जैसे हमारे देश में भी एक नियम है कि जब आप जॉबलेस होते हैं तो आपको एक अलाउंस मिलना चाहिए, भत्ता मिलना चाहिए, राइट। तो वो अप्लाई कर नहीं होता है, हमारे किसी को भत्ता नहीं मिलता, लेकिन वहां के नियम कायदे कानून काफी स्ट्रिक्ट हैं, वो लोग फॉलो भी करते हैं। तो उस केस में जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं अगर वो क्लेम करेंगे तो उनको वहां पे क्लेम्स मिलते हैं, बेरोजगारी भत्ता वहां एक तरीके का मिलता है। तो ये तो एक अलग न्यूज है, लेकिन फिर भी वहां की इकोनॉमी को लेकर के फिलहाल जो है यूएस फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ने की भी उम्मीद है, साथ ही साथ जो वेल्थ टैक्स के परसेंटेज बढ़ रहे हैं उससे वहां के डेफिसिट को कम करने की बात भी हो रही है। सेम चीज हमारे देश में भी है कि जब हमारा डेफिसिट बढ़ता है तो हम अपनी पॉलिसीज में कट करते हैं, साथ ही साथ एक्सपेंडिचर में कट करते हैं। तो वैसी पॉलिसीज हर देश में फॉलो होती हैं। अगर हम नियम से उनको देखें तो समझ में हमको आएगा कि एक्चुअली क्या सरकार जो करती है वो सब जगह सेम होता है, तो मोरलेस सेम होता है, कुछ कुछ पॉलिसीज चेंज होती हैं, ठीक है। नाउ एंटी रेगुलेशन यूएस इंडस्ट्री बॉडी सीक्स एआई कर्व्स। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि चैट जीपीटी करके एक एआई एप्लीकेशन है, चैट जीपीटी, याद रखिएगा। चैट जीपीटी के ऊपर मेंस पे मैं एक ऑलरेडी आर्टिकल बना चुकी हूं और मेरे हिसाब से इस बार के मेंस में पूछा जा सकता है कि चैट जीपीटी क्या है, प्री में पूछा सकता है। तो एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐप है, जो ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकता है। आप जो भी इसको इंस्ट्रक्शंस दोगे उस हिसाब से काम करता है। लेकिन अब यूएस इंडस्ट्री में इसके लिए रेगुलेशन बनाने की बात हो रही है। साथ ही साथ ऐसा माना जा रहा है कि कुछ कंसर्न इसके हैं जो वहां के लॉ मेकर्स उठा रहे हैं कि वहां की
वहां की जो वर्चुअल बिजनेस है और जो वर्चुअल एक्सपोजर है उसके लिए थ्रेट हो सकता है। द फास्ट ग्रोइंग एआई प्रोग्राम चैट जीपीटी हैज रेज्ड यूएस लॉ मेकर्स कंसर्न अबाउट इट्स इंपैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी एंड एजुकेशन। तो उसके लिए नियम कायदे कानून बनाने की बात हो रही है। यूएस लॉ मेकर्स ने कुछ कंसर्न उठाए हैं, लेट्स सी कि उसके कौन नियम बनते हैं, क्योंकि डेफिनेटली कोई एप्लीकेशन इतना ज्यादा एक्सपोजर लेके आएगा, इतना इक्विप होगा कि वो ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है, तो थ्रेट तो है ही इनडायरेक्टली। और इंडिया में भी इसकी बात हो रही थी कि चैट जीपीटी अगर आएगा तो प्रोफेशनल्स का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा, एक ऐप सब कुछ काम कर सकता है, वो राइटिंग भी कर सकता है, वो ड्राइंग भी कर सकता है, वो कोडिंग भी कर सकता है, तो ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है ना। तो वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, लेकिन क्वालिटी पे क्वेश्चन, उसका समय के साथ क्वालिटी पे क्वेश्चन आया कि क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन यूएस में इसके नियम बन रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ रिस्ट्रिक्शन हमारे देश में भी उसके ऊपर लगाए जा सके। नेक्स्ट है कि 2023 रिसेशन could be mild, further rate hike by Fed will impact many countries। ये किसने कहा है? एलन ब्लाइंडर, जो फॉर्मर वाइस चेयर ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन रहे हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि इंटरव्यू में ईटी को कि जो रिसेशन रहा है इस बार का वो थोड़ा माइल्ड रहा है, लेकिन आने वाले समय में जो रेट इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट रेट है यूएस फेड का, वो बढ़ सकता है और ये इंपैक्ट करेगा बहुत सारी कंट्रीज को विद लार्ज नेशनल डेट इंक्लूडिंग द यूएस। और उन देशों को सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है जिनके पास डेट ज्यादा है, यूएस भी उनमें से ही एक है। उनसे कुछ सवालात किए गए तो उन्होंने इस बात को कहा कि किसी भी देश को दो चीजों पे ध्यान देना चाहिए। पहला कि उनकी फिस्कल पॉलिसी क्या है और दूसरी उनकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, याद रखिएगा। वन इज दैट, सो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट आर सम इंपॉर्टेंट लेसन्स अबाउट मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी व्हिच द वर्ल्ड कैन लर्न फ्रॉम योर बुक। उन्होंने किताब लिखी है, उसमें इस बात को मेंशन किया है। तो ध्यान रखिएगा कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दो अलग अलग चीजें होती हैं, ये दोनों सेम नहीं है। उसको देख लेते हैं अभी। वन इज दैट मॉनेटरी policy makers must be cognizant of the long lags of such policy, otherwise not seeing inflation was fall as quickly as they wish। तो उन्होंने कहा कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अगर कोई भी देश इनको ठीक से गवर्न नहीं कर पाता है तो लंबे समय नुकसान भुगत सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी इज इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल बैंक। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सेंट्रल बैंक के हाथ में होती है, विच इन मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस एंड इंडिया इज इंडिपेंडेंट। जहां जैसे आरबीआई की बात होती है तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है और वही इसके लिए नियम कायदे कानून बनाने के लिए इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो यूएस में भी है, इंडिया में भी है। फिस्कल पॉलिसी इज इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड पॉलिटिशियंस हु हैव डिफरेंट इंसेंटिव्स। दोनों बातें क्लियर हो गई। मतलब फिस्कल पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है, जहां पे कैट की बात है, फिस्कल डेफिसिट की बात होती है, ट्रेजरी की बात होती है। लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सेंट्रल बैंक बनाता है और उसी के पास सारी जिम्मेदारी होती है। तो अगर इन दोनों को सही से ड्राइव नहीं किया गया तो उसका जो ज्यादा महंगाई, रिसेशन, ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं किसी भी देश को। ठीक है, इनका पूरा इंटरव्यू ईटी में है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, काफी इन्फॉर्मेटिव है और आपके इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में आपको हेल्प कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग इंटरव्यू डिस्कशन हम एक सेशन में करें, एक वीडियो में करें और हम आपस में सवालों का जवाब दें या सवाल पूछे, तो हम कर सकते हैं। यही डिस्कशन जो इंटरव्यू छपते हैं ईटी में, ये कभी हिंदू में नहीं आते, कभी इंडियन एक्सप्रेस में नहीं आते, लेकिन ईटी में आते हैं और यही आपका बेसिक्स बनाते हैं यूपीएससी के लिए। तो अगर आप इनको नहीं पढ़ते तो नुकसान होता है आपका, क्योंकि आप बुक्स तो पढ़ते हो पर ये लाइव चीजें नहीं पढ़ते हैं। कहने को ये पूरा इंटरव्यू में डिस्कस कर सकती, मैंने पढ़ा है, लेकिन इसको करने के एटलीस्ट मेरे को 2 घंटे चाहिए, जो मैं नहीं कर सकती। लोग कहते हैं कि मैम छोटे वीडियोस बना दीजिए। अब जब इंफॉर्मेशन ही आपके पास नहीं आएगी, छोटा वीडियो बनाने का क्या फायदा होगा। लेकिन फिलहाल मैं छोटा वीडियो ही बना रही हूँ, पर अगर आप चाहते हैं कि ऐसे डिस्कशन में और करूं आपके साथ, जहां पे आप वर्ल्ड इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी का कंपैरिजन कर सकें और कुछ नया सीख सकें, तो हम कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करिए, तभी मुझे पता चलेगा। तो ये था हमारा आज का न्यूज एनालिसिस, जिसमें हमने 3 न्यूज़पेपर को कवर किया। अगर आपको पसंद आया तो गिव मी अ बिग थम्स अप, कमेंट मी बैक। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा कि ये सही है, गलत है, क्या और एड ऑन करना चाहिए। ये तैयारी करने वाले के हाथ, ये स्टूडेंट का काम होता है कि वो टीचर को गवर्न करे, ग्रिल करे कि मैम ये नहीं आ रहा या वो नहीं आ रहा। और जो बच्चे चाहते हैं कि फेस ऑफ डिस्कशन हो, 1-to-1 डिस्कशन हो, सेपरेट क्लासेस चाहते हैं, वो भी कमेंट कर सकते हैं। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा। सो मिलेंगे न्यूज एनालिसिस के साथ नेक्स्ट डिस्कशन में कल सुबह फिर से। तब तक तैयारी करते रहिए।